अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ आज कौम खुश भी है और दूसरी तरफ मगमूम भी है। खुश इस बात पर है कि आज एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है फ़खर जमान ने और पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छी जीत मिली है। अगरचे 400 रन्स खा लिए पाकिस्तान ने और लग ये रहा था कि जीत नहीं पाएगी पाकिस्तानी टीम, लेकिन कुछ बारिश ने सपोर्ट किया और कुछ फ़खर जमान की इनिंग्स बहुत शानदार थी। बाबर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर ने उनको सपोर्ट किया, साथ दिया और फ़खर ने बड़ी दिलेराना तरीके से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने 25 ओवर में 200 स्कोर किया। दायरा है तभी तो आपको डकवर्थ लुईस सिस्टम जो है उसने भी सपोर्ट किया। तो इससे इस जीत से फ़ायदा ये हुआ है कि कौम की उम्मीदें जो हैं वो अभी भी जगी हुई हैं कि इंग्लैंड के साथ हम जीत जाएं और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक ख़बर थी पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जहाँ पर इतनी ज़्यादा रोज़ाना बेचैन कर देने वाली ख़बरें आती हैं तो वहीं पर उनको चलें क्रिकेट के मैदान सही लेकिन एक खुशी जो है वो नसीब हुई है। लेकिन साथ ही साथ आज का दिन बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाला भी है। पूरी कौम बड़ी जो है वो सोगवार है दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात जो पाकिस्तान में हुए हैं और बहुत दिल दुखी है उस पर। कल जो पिछले 24 घंटे में जो 3 वाक़यात हुए हैं जिसमें शहादतें भी हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जानें भी दी हैं। अब आप देखिए ये जो पसनी और मड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर घात लगा के हमला किया गया और दहशतगर्दों के इस हमले में 14 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। बहुत ही तकलीफ़ दे ये ख़बर और वाक़या है। अल्लाह ताला इन के दर्जात, शहीदों के दर्जात बुलंद करे और ये हमारे ईमान के मुताबिक ये ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला जो है वो शहीद के बहुत ही को बड़े आला दर्जात अता करता है। तो ये लेकिन ज़ाहिर है हमारा दिल बड़ा मग़मूम है इन कीमती जानों के ज़िया पर। दूसरी तरफ डेरा इस्माइल ख़ान में ऑपरेशन हुआ, उसमें भी दहशतगर्दों के साथ मुकाबला हुआ है और उसके नतीजे में 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। 2 दहशतगर्द भी मारे गए हैं लेकिन 3 जवान भी शहीद हुए हैं। और फिर इसी तरह से मियाँ वाली बेस पर जो है वो अटैक किया गया है। उसमें खुशकिस्मती से और हमारे जो मुस्तैद जवान हैं उनकी ट्रेनिंग और तरबियत और उनकी जो सारी सलाहियतें हैं उसकी वजह से इन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और ये जो है वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन फिर भी ये इसलिए वाक़या बहुत परेशान कर देने वाला है कि वो इस बेस तक पहुंच गए और खुदा न खास्ता वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ये जो तीनों वाक़यात हैं दहशतगर्दी के बढ़ते हुए, इसके बारे में मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर ये बहुत ही अब तशवीशनाक है और फिर एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में सब जमातें अपनी अपनी जो है वो कैंपेन में उतरेंगे और आप जानते हैं कि दहशतगर्दों का हदफ सिर्फ दहशत फैलाना होता है। वो कभी बेस पे, एयर बेस पे घुसते हैं, कभी वो जवानों को टारगेट करते हैं, कभी वो सियासतदानों को टारगेट करेंगे, कभी वो जलसों को, मासूम लोगों को निशाना बनाएंगे, कभी वो मस्जिदों में घुस जाते हैं। तो उनका एक हदफ नहीं होता, उनका हदफ कौम होती है, नेशन होती है, मुल्क होता है। तो अब अगर दहशतगर्द जो हैं वो खुदा न खास्ता आगे जो इलेक्शंस के लिए कैंपेन शुरू होंगी उसमें मासूम लोगों को और हमारे जो सियासतदान हैं, सियासी कारकुनान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में वाक़यात हुए भी हैं। तो फिर जो फ़ज़ा है वो बहुत ही कशीदा खुदा न खास्ता हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बड़ी मुस्तैद हैं और यकीनन वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इनको नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही होंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो वाक़यात हैं वो आगे जारी नहीं होंगे, रहेंगे या इलेक्शंस पर असरअंदाज नहीं होंगे। क्योंकि जब मार्च अप्रैल में इलेक्शंस की बात हो रही थी और फिर मई की तारीख दी गई थी तो उस वक्त कौम को सुप्रीम कोर्ट में आकर ये बताया गया था कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मसरूफ़ हैं। चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ मसरूफ़ हैं तो वो इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सकती और ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये अक्टूबर में जाके ख़त्म होंगे या सितंबर में जाके ख़त्म होंगे, तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। अब कल इलेक्शन कमीशन ने यह बयान भी दिया कि फ़ौज दस्तयाब होगी इलेक्शंस की निगरानी के लिए। अल्लाह करे कि फ़ौज इलेक्शंस की निगरानी के लिए
दस्तयाब हो और वो दहशतगर्दों के साथ उसे इतना इंगेज ना होना पड़े कि इलेक्शंस पर वो अंदाज हो। तो बहरहाल हमारी अपने जवानों की ज़िंदगियों के लिए दुआएं हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान जो हैं उनके लिए दुआएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की आफत से महफूज रखे। तो इस लिहाज से मैं कहता कि आज ये बड़ा मगमूम कर देने वाला दिन था और बड़ा उदास कर देने वाला दिन था। अच्छा जी, कुछ चूँकि इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं और अब इलेक्शंस की जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ साथ ही उसमें तेज़ी आने लगी है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सिर्फ जलसों से नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें अपने इंतज़ामात करती हैं, उससे भी होता है। एक तो मैं पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़रा एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक दो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान काकड़ साहब ने कहा है कि इलेक्शन की हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही दी है। वज़ारत कानून ने यह राय दी थी ना, उनके कैबिनेट के मेंबर ने, वज़ारत कानून ने राय दी थी कि ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तारीख देना, सदर की नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तयन किया कि सदर की जिम्मेदारी है और तभी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि जाकर सदर से कहें कि तारीख दे। और फिर इलेक्शन कमीशन तो 11 के लिए इसरार कर रहा था, लेकिन सदर साहब नहीं माने, 8 माने। ये जो बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं ना कि सदर ने अपनी अना की तस्कीन के लिए किया है, सदर साहब जो है उन्होंने अपना जो है वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। ये बहुत सारे मैं तबसरे सुन रहा हूँ, नून लीग के लोग भी कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त सज्जाकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सदर ने सिर्फ 3-4 दिन कम करके क्या फ़र्क पड़ा। देखें, उन्होंने इस्टेब्लिश ये किया है कि तारीख देना मेरी ही जो है वो जिम्मेदारी भी है और मेरा ही इख्तियार भी है। वरना तो सदर की, अगर तो सदर से सिर्फ मुशावरत करने गए थे तो रद्द कर देते सदर की मुशावरत को और कह देते कि जी ठीक है, मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया, तारीख वही देंगे जो इलेक्शन कमीशन देगा। सदर आरिफ अलवी साहब ने बुनियादी तौर पर अपनी बात मनवा के या 3 दिन पीछे करके यह साबित किया है कि इख्तियार उन्हीं के पास है, बात उन्हीं की मानी जानी चाहिए आईनों कानूनी तौर पर, और मानी गई। तो ये नुक्ता इस्टेब्लिश हुआ है इससे, या ना कि तस्कीन नहीं हुई, या ये कह रहे हैं ना कि जी 3 दिन करके क्या हासिल किया है सदर साहब ने। हासिल ये किया है कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि मेरा इख्तियार है तारीख देना और इलेक्शन कमीशन ने उसको माना है। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि नहीं हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है, नहीं जनाब, अगर हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी होती तो वो 11 दी होती। हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी होती तो वो सदर से मुशावरत के लिए ना जाते, वो सदर से मुशावरत के लिए गए, बल्कि भेजे गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गए और फिर सदर की दी गई तारीख अनाउंस की गई। तो ये नुक्ता जो है वो बताता है कि इलेक्शन की तारीख सदर ने दी है, इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी थी, सदर ने उसके आसपास की एक तारीख मुंतखब कर ली है। तो ये जो नुक्ता है ना कि सदर ने दिन करके पीछे आगे करके क्या हासिल किया, उन्होंने ये हासिल किया है, उन्होंने बताया कि ये इख्तियार मेरा है, जो मैं तारीख दूंगा वो तारीख ही होगी। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कब? इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, 90 दिन से कम मुद्दत रह गई है, 90 दिन से कम टाइम रह गया है। चलिए आप 90 दिन या 90 दिन से 2-4 दिन, अभी 2-4 दिन के बाद 90 दिन रह जाएंगे, कैलकुलेट आप कर लें। 8 नवंबर, चलिए 8 नवंबर से 8 फरवरी आप करें तो 4 दिन और, 90 दिन और 4 दिन 94 दिन चले रह गए हैं जी। तो इलेक्शन तो अनाउंस हो चुके हैं, सब जमातें इलेक्शन में चली गई हैं। कब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आज लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, क्योंकि सब जमातें अपनी अपनी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने का हक रखती हैं। अगर एक सियासी जमात कर रही है तो दूसरी को भी मिलने चाहिए। अगर एक अपने जलसे की इजाज़त मांगती है, उसको मिल जाती है, तो दूसरी सियासी जमात को भी मिलनी चाहिए। ये मुझसे लोग बहस कर रहे थे कल भी एक जगह पर कि जी तहरीक इंसाफ ने चूंकि नहीं 9 मई किया है तो उसको तो नहीं मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, या उसके खिलाफ तो जो कुछ हो रहा है वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर वो 9 मई किया है और 9 मई के इन वाक़यात की वजह से अगर रियासत समझती है कि एक सियासी जमात पर पाबंदी लग जानी चाहिए, जमात पर पाबंदी लग जानी चाहिए, तो आप जमात पर पाबंदी लगा दें। फिर हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही, लेकिन जब तक उस पर पाबंदी नहीं है, वो बतौर जमात उस पर पाबंदी नहीं है तहरीक इंसाफ पर, तो फिर तो उसका ये हक है कि उसको जलसे करने दिए जाएं, क्योंकि वो इलेक्शन में अगर हिस्सा ले रही है और बतौर जमात बैन नहीं हो रही है, तो फिर जो है वो उसको लेवल प्लेइंग, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं ना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, मेरा सवाल है कि कब मिलेगी? आज मिलनी चाहिए। इलेक्शन तो अनाउंस हो गए हैं, तारीख आ गई है, जब तारीख आ गई है तो फिर सबको इजाज़त भी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, नई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया।
असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ही लोग हमें दिखाई दे रहे थे, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब बार बार गिरफ्तार, बार बार गिरफ्तार, बार बार गिरफ्तार। असद कैसर साहब को भी कोशिश की गई कि वो परवेज़ खटक साहब के साथ मिलकर जो है वो कुछ कर लें या उनकी पार्टी में चले जाएं। असद कैसर साहब उसमें से स्लिप हो गए, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चूँकि नहीं किया तो अब जो है वो उनकी करप्शन सामने आ गई है। अगर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए होते तो फिर वो करप्ट ना होते या उनकी करप्शन पर कोई मुकदमा ना बनता, वरना बनाए ना, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, उन पर चलाए और बनाए मुकदमा, वो मुकदमा ख़त्म हो गए। तो असद कैसर साहब जो हैं वो चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी नहीं गए और उसमें खैर इन पर तो ज़्यादा था कि वो परवेज़ खट्टक की पार्टी में चले जाए, उसमें भी वो नहीं गए, तो अब वो जेल में डाल दिए गए। तो एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं, अनाउंस हो गए हैं, और दूसरी तरफ पकड़ धकड़ में तेज़ी आ गई है। और जो फवाद चौधरी साहब, मसलन फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में फ़ाल क्यों नहीं हो रहे, एक्टिव क्यों नहीं हो रहे। तो जब एक्टिव नहीं होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए कि वैसे ख़ुद जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान का भी बड़ा शर्मनाक किरदार है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को पता है कि फ़ारूक हबीब साहब को कैसे पकड़ा, क्या हुआ, क्या सब किया और कैसे लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, और वो उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप इतने जमहूरियत के चैम्पियन हैं तो आप कहें ना कि जनाब मैं एक जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखता हूँ, जो मेरी पार्टी के मंशूर से मुतासर होकर आए, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इनको कुछ ज़बरदस्ती ला के मेरी पार्टी में जो डाले जाएंगे, ये इससे पार्टी तो नहीं चलेगी, ना मैं इस तरह की पार्टी बनाना चाहता हूँ। मगर ये बात नहीं कहेंगे, ना जहांगीर तरीन कहेंगे, ना अलीम खान कहेंगे। उन्हें पता है कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उन्हें पता है कि लोगों को कैसे लाके उनके साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, लेकिन इसके बावजूद वो इतने, आप सोचें ना कि ऐसा शख्स अगर कुछ सीटें जीत भी गया तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है मुल्क के लिए, जो बुनियादी जमहूरी जो अक़दार हैं उसको फॉलो नहीं कर सकता और उसका झंडा नहीं उठा सकता, तो उससे आप क्या मज़ीद तवक्कुआत रख सकते हैं। तो बहरहाल जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान का किरदार जो है वो भी शर्मनाक है। नून लीग ने 2-3 चीज़ें अनाउंस की हैं। मसलन एक तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान की पहली सियासी जमात जिसने अपना इलेक्शन सेल बना दिया है और उसने जो है वो इसहाक डार को उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि ये बाकी सियासी जमातें भी इस पर वर्किंग कर रही हैं। अब इनका जिससे मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ तो सेल बनाने की पोजीशन में तब आएगी ना जब उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने दी जा रही होंगी। अच्छा, इसहाक डार साहब को सेल का चेयरमैन बनाया गया, इलेक्शन सेल का। वो आदमी जिसने आज तक कोई अवामी इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, इसहाक डार साहब ने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और इसहाक डार को बना दिया गया है चेयरमैन इसका इलेक्शन सेल का। तो कोई राना सनाउल्लाह को होना चाहिए था, कोई साद रफ़ीक को होना चाहिए था, कोई जो है वो ऐसा शख्स जो इलेक्शन लड़ने का वसी तजर्बा रखता हो उसको होना चाहिए था, लेकिन इसहाक डार को बना दिया गया है। तो कोई भी बड़ा ओहदा फैमिली से बाहर नहीं जाता। आप ये देखें, सदर हैं तो शहबाज शरीफ हैं, ताहयात कायद हैं तो नुमान हैं जो नवाज शरीफ हैं, फिर जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो मरीम नवाज साहिबा हैं, सीनियर नायब सदर हैं तो मरीम नवाज साहिबा हैं, और इलेक्शन सेल का चेयरमैन बनाया गया तो घर के समधी को बना दिया गया। तो ऐसा शख्स जो घर का मेंबर नहीं है वो क्वालिफाई नहीं करता। हालांकि इनकी क्वालिफिकेशन बनती नहीं है इसहाक डार साहब की इलेक्शन सेल के हवाले से, क्योंकि उनको ना इलेक्शन लड़ने का तजर्बा है, ना इलेक्शन के हवाले से वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो तो अपना सेनेट का इलेक्शन पार्टी के खाते में जीतते हैं और बस यही उनका है, और उसके लिए उनको ना वोट मांगने पड़ते हैं ना कुछ। दूसरा उन्होंने कहा है कि पहली जमात है जिसने पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली हैं। ये भी गलत बात है। ये अभी इलेक्शन तो असल में देखें ना मई में होने थे, मई में जो इलेक्शन थे तो वो तब पहली जमात थी जिसने टिकट दे भी दिए थे, ना सिर्फ दरखास्तें मांगी बल्कि इतनी लड़ाई पड़ी कि एक जगह पर 6-6 उम्मीदवार थे। इतना मुश्किल हो गया था टिकट देना, और ख़ुद मेरा लोगों ने सुबह से लेकर रात तक फ़ोन कर करके, जी मैं डिज़र्विंग था, वीलॉग कर रहे हैं, आप मेरा जिक्र करें, मुझे टिकट मिलना चाहिए या मिलना चाहिए था। तो ना सिर्फ टिकट उस वक्त फॉर्म मांगे गए थे, दरखास्तें मांगी गई थी, बल्कि टिकटें दे भी दी गई थी। तो पहली जमात तो वो थी
जिसने टिकटें दी उस वक्त नून लीग ने बॉदर ही नहीं किया था टिकटें देने का। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराएगा। इतना यकीन था, इतना कॉन्फिडेंस था कि इलेक्शन नहीं कराएगा। तो इसलिए ये बात जो है वो मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है कि जी ये पहली जमात है जिसने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांगी हैं। और क्यों मांगी हैं जितनी जल्दी? इसलिए मांगी हैं कि 2-2 लाख रुपया सबने जमा कराना है। भाई माल चाहिए, माल, पैसे जमा कराओ अकाउंट में, शाबाश, पार्टी फंड में। तो ये इसकी हकीकत है। तीसरा वो कहते हैं कि जी हाँ पहली जमात है जिसने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, मंशूर कमेटी का ऐलान करने के लिए जो कमेटी का चेयरमैन बनाया है वो बनाया है इरफान सिद्दीकी साहब को। इसका मतलब ये हुआ, इरफान सिद्दीकी साहब कौन है? इरफान सिद्दीकी साहब अच्छे लिखारी हैं, अल्फाज का खूब इस्तेमाल जानते हैं, अल्फाज के घोरक धंधे से अच्छी तहरीर बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग का इलेक्शन सेल महज लफाजी के अलावा, इलेक्शन सेल कह रहा हूँ, मंशूर, नून लीग का मंशूर महज लफाजी के अलावा कुछ नहीं होने वाला। उनसे आप कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। बस वो एक कागजी कार्रवाई और रस्मी कार्रवाई और तहरीरी कार्रवाई होगी। अच्छा जी, परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था। वाह वाह वाह। परवेज़ खटक साहब कहते हैं टोपी ड्रामा था, कोई नया पाकिस्तान की जद्दोजहद नहीं हो रही थी। तो हुजूर आप क्या कर रहे थे 5 साल तक? जो चेयरमैन, जो आप तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर बने हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के, फिर उसके बाद वज़ीर थे, वफाक में वज़ीर दिफा थे, क्या कर रहे थे आप? और अभी भी जब इमरान खान ने ये सब कुछ हुआ, 9 मई का हमला इमरान खान ने कराया, उसके बाद भी आप क्यों इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे? और क्यों आपको ज़बरदस्ती उठा के एक हॉल में ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना पड़ी, पार्टी का ऐलान कराना पड़ा? क्यों कराना पड़ा आपसे परवेज़ खटक साहब? तो आपको उस वक्त नहीं ख्याल आया था कि ये टोपी ड्रामा था, ये नया पाकिस्तान? आप किसके लिए काम कर रहे थे फिर? क्यों कर रहे थे? इमरान खान के साथ क्यों चल रहे थे? जब वो नया पाकिस्तान बना ही नहीं रहा था तो आप क्या अपनी वजारतें एंजॉय करने के लिए मौजूद थे? मुनाफ़िक़त ख़त्म है हमारे सियासतदानों पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।